हाँ जी, मेरे सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्ते जी। वेलकम वेलकम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज हमारा ये थर्ड सेशन है जहाँ पे हम लोग जीएसटी के केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। मेरे को याद आता है 5 या 6 केस स्टडीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी की केस स्टडीज़ जो जीएसटी के हैं वो आज करेंगे, और साथ साथ में आने वाले दिनों में इनकम टैक्स की केस स्टडीज़ भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सो वी आर जॉइंड बाय डिम्पल जैन, लक्ष्मी कुमारी और बाकी स्टूडेंट्स आहिस्ता 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 ज्वाइन करेंगे। एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस सेशन। डिम्पल जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए बाकी के सारे स्टूडेंट्स? ग्रुप के अंदर मैंने मैसेज तो भेज दिया था सबको। ग्रुप के अंदर मैसेज तो सबको भेज दिया है। क्या आने में इंटरेस्टेड नहीं है क्या? चलो, ऐसा तो होगा ही होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे, ये बात तो हमें पता ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर बीइंग जॉइंड बाय श्रद्धा पाटिल। श्रद्धा के साथ जसिका शर्मा, डिम्पल जैन, परम। चलो आओ जी आओ। आयुष अग्रवाल सर, कल आप आए हमको पता ही नहीं चला। नहीं बेटा, अब तुम्हारे घर आऊँगा, नॉक करूँगा, टक टक टक। आयुष जी आ जाओ, पढ़ाई कर लो, घर आके बताऊँगा बेटा। कैसे पता चलेगा आपको? चैनल सब्सक्राइब आप नहीं करते, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज भेजते हैं वो आप नहीं पढ़ते, तो कैसे पता चलेगा आपको बेटा? बताइए। आपके घर आएंगे आपको बताने के लिए। हाँ, परम कहते हैं आज नोटिफिकेशन भी नहीं आया। ग्रुप के अंदर तो बेटा मैसेज डाला हुआ है, ग्रुप खोल के देखा करो। सिर्फ ग्रुप के अंदर लूज स्टॉक करने के लिए ही ग्रुप खोलते हो क्या? काम की बात के लिए ग्रुप कभी नहीं खोलते। डिम्पल कहते हैं सही कहा परम, आज तो नहीं आया। आयुष कहते हैं आप बोले कल छुट्टी होगा, आपके संग का कुछ काम था। उसके बाद ग्रुप के अंदर मैसेज भी भेजा था, वो भी देख लिया करो भाई। चले, लेट अस मूव अहेड। निखिल, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए आज के ये सेशन स्टार्ट कर देते हैं। जो आएगा सो फ़ायदा उठाएगा, जो नहीं आएगा वो नुकसान उठाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन वी नो कि जे सर का मतलब 12 बजे। हाँ ठीक है बेटा, शाबाश। मूविंग ऑन, हम लोग जो केस स्टडीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं उसके आगे अगर हम लोग चले यहाँ से, तो आज हमने केस स्टडी नंबर 5 करना है। पीयूष लालवानी, गुड आफ्टरनून जी। काजल, गुड आफ्टरनून। आयुष, डिम्पल जैन, गुड आफ्टरनून जी सबको। गुड आफ्टरनून। एंड लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। आज के सेशन जिसके अंदर केस स्टडी नंबर 5 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना सेशन, तो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, प्लीज़ एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। कभी कभार कुछ देर हो जाती है, पर साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी अपना चेक करते रहिएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मैं इंफॉर्मेशंस भेज रहा हूँ साथ साथ में फॉर एवरी क्लास। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा आप लोगों के पास टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं। उसके अंदर हालांकि मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी है, बट स्टिल वो भी एक माध्यम है मेरे तक पहुंचने के लिए और मेरा आप तक पहुंचने के लिए। देन डिम्पल, प्रदीप, लक्ष्मी कुमारी, नंदिनी, गुड आफ्टरनून जी। और साथ में अपने दोस्तों को ये वाला चैनल के बारे में बता दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। नंदिनी वर्मा जी, गुड आफ्टरनून। मैं अच्छा हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। अभिषेक बंसल, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं सेशन। इट हैज़ बीन नाउ 4-5 मिनट्स नाउ। गुड आफ्टरनून नंदिनी, गुड आफ्टरनून जी। लेट अस स्टार्ट। हम लोग केस स्टडी नंबर 5 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। केस स्टडी नंबर 5 हमें बताता है वैशाली एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड इट इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स इन द स्टेट ऑफ केरला। तो एक पार्टनरशिप फर्म है और केरला स्टेट के अंदर वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। The firm became liable for registration on 10th of July and it applied for the registration on 10th of August and was granted the registration certificate on 14th of August. 10 जुलाई को लाइबिलिटी बन गई थी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। 10 अगस्त को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया है।
तो एप्लीकेशन जो दिया जा रहा है वो क्या वो विद इन 30 डेज है? मेरे हिसाब से विद इन 30 डेज नहीं है, या आफ्टर 30 डेज है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो और जुलाई में अगर 31 डेज है तो ये 30 से ज़्यादा बन जाते हैं, और रजिस्ट्रेशन मिला है 14 अगस्त से। तो अब यहाँ पे अब यहाँ पे बात यहाँ पे ये बनती है कि साहब अगर तो इसको रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज मिल जाता, तो अगर ये एप्लीकेशन विद इन 30 डेज दे देता तो जो 14 अगस्त को इसको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है वो एप्लीकेबल होता 10th जुलाई से, द डेट व्हेन ही बिकेम लायबल। लेकिन अगर ये 30 डेज के बाद अपना एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन देता है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन लागू होता है, एप्लीकेबल होता है उस दिन से जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिला है। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में रजिस्ट्रेशन मिला है 14 अगस्त को, तो फिर वो 14 अगस्त से लागू होता अगर आफ्टर 30 डेज का कंसेप्ट होता तो। पर हम यहाँ पे कहते हैं एक मंथ का बिल रिवाइज नहीं कर सकेगा, एंड सो मतलब वो ठीक है, वो हमें आगे की बात देखनी होगी, हमें आगे की बात पढ़नी होगी। आगे चलते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल कहता है द फर्म रिसीव्ड द स्पॉन्सरशिप सर्विसेज फ्रॉम लेयर ट्रस्ट बे प्राइवेट लिमिटेड फॉर कंडक्टिंग अ बिजनेस एक्सपो। It received the consentment from Messrs Safe Logistics, which is a GTA, which has charged GST at 6%, CGST and 6% SGST, that is 12% charge किया है। It also received security services from Prompt Security Agency Private Limited। तो मेरे बेटा आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे दूसरे पॉइंट में इसने रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करी है, तीसरे पॉइंट में ये आरसीएम के बारे में बात कर रहा है। और आप एक बार यहाँ पे समझिए, आप ऑब्जर्व करिए कि हमने इससे पहले जितने केस स्टडीज़ करे और यहाँ पे जो हम लोग केस स्टडीज़ कर रहे हैं, या आज जो केस स्टडी 2 करेंगे हम लोग, 2 या 3, एग्जामिनर का एक बहुत बड़ा फोकस आरसीएम के ऊपर होता है। एग्जामिनर का एक बहुत बड़ा फोकस आरसीएम के ऊपर है, वो बार बार आरसीएम की बातें पूछता है, बार बार आरसीएम की बातें पूछता है। तो यहाँ पे भी इसने आरसीएम का पूरा पैकअप दिया है आपको। यहाँ पे आयुष कहते हैं एफसीएम होगा 12% है रेट। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट तो वो आरसीएम वाला पूछ रहा है ना। तो आरसीएम का कंसेप्ट काफ़ी रेगुलरली पूछ रहा है, ये बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। देन आप आइए, कहता है द फर्म हैड ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवे। अब यहाँ पे नई बात आ गई। कहता है जी फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म जो है, इसने कॉम्पोजिशन स्कीम या कॉम्पोजिशन लेवे किया है, एंड द टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर वाज 14 लाख रुपए, आउट ऑफ विच टैक्सेबल सप्लाई अमाउंटेड टू 10 लाख रुपए एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई अमाउंटेड टू 4 लाख रुपए। अब ये जो फर्म है, यहाँ पे काजल कह रही है स्टार्ट ही नहीं हो रही। क्या नहीं स्टार्ट हो रही काजल जी? काजल जी क्या नहीं स्टार्ट हो रहा आपका? परम ने कहा स्पॉन्सरशिप में आरसीएम लगेगा, और उसके बाद आयुष ने कहा आईसीआई को आरसीएम से लगाव है। हाँ जी, चले लेट अस स्टार्ट। तो कॉम्पोजिशन स्कीम है, कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको टैक्सेबल अमाउंट भी बता रहा है और एग्जेम्प्ट अमाउंट भी बता रहा है। देन आगे चलते हैं। परम ने कहा मैन्युफैक्चरिंग फर्म ही तो एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने अब आपसे कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में भी पूछ लिया है। देन वो एग्जामिनर कहता है द फर्म हैड मेड अ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट टू एन अनरिलेटेड लिमिटेड कंपनी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हैविंग द मार्केट वैल्यू ऑफ 12 लाख रुपीज, द होलसेल वैल्यू ऑफ 13 लाख रुपीज, द एमआरपी ऑफ 14 लाख रुपीज, हाउएवर द ट्रांजैक्शन वाज मेड एट 11 लाख रुपए। अब आपको एग्जामिनर ने तंग करने के लिए 4 अलग अलग बातें दे दी। मार्केट वैल्यू अलग है, एमआरपी उसका अलग है, कॉस्ट उसका अलग है, आपको अलग अलग वैल्यू दे रहा है, होलसेल प्राइस आपको अलग दे रहा है, सारी वैल्यूज आपकी इररिलेवेंट है। जो रेलेवेंट है वो सिर्फ एक चीज़ है कि उसने ये सप्लाई 11 लाख का करा है। तो बेसिकली जो ट्रांजेक्शनल वैल्यू है वो ट्रांजैक्शनल वैल्यू 11 लाख का है, क्योंकि अनरिलेटेड पार्टी है। और आपको याद होगा जब हम लोगों ने ट्रांजैक्शन वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने किया था द ट्रांजैक्शन शुड बी बिटवीन 2 अनरिलेटेड पार्टीज, और साथ में द मनी शुड बी द ओनली कंसिडरेशन।
तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के हिसाब से आ जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको 11 लाख रुपए लेना है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर भी इसने एग्जामिनर ने कवर कर लिया। तो आप देखते चलो एग्जामिनर कौन कौन सा चैप्टर कवर कर रहा है। रजिस्ट्रेशन, आरसीएम, कॉम्पोजिशन स्कीम, वैल्यू, तो 4 तो हो ही गए। आगे देखिए, द फर्म बिलेटेडली, लो जी, द फर्म बिलेटेडली पेड टैक्स अमाउंटेड टू 40,000 रुपये फॉर द क्वार्टर एंड दिसंबर ऑन 9th of February of the succeeding year। तो जब आप टैक्स बिलेटेडली पे करते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। और इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको याद होगा हमने सेक्शन नंबर 50 किया था। और इंटरेस्ट से रिलेटेड हमने कौन सा चैप्टर किया था, पेमेंट। तो एग्जामिनर ने 5वां चैप्टर भी डाल दिया, पेमेंट का चैप्टर भी डाल दिया यहाँ पे। एग्जामिनर कहता है ऑल द अमाउंट्स व्हिच आर गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस wherever they are applicable. All the supply referred above is intra-state supply unless specified as otherwise. Based on the information which has been given above, choose the most appropriate answer to the following questions. आपने most appropriate answers देने हैं। पहला, एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेसर्स विशाली एंड कंपनी। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि क्या इसने विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। ज़रा हमें ये कैलकुलेट करके देखना होगा, क्योंकि 10 तारीख का है, ही बिकेम लायबल फॉर 10 तारीख। तो 10 तारीख का दिन आपने छोड़ना है, 10 तारीख का दिन आपने छोड़ना है और 10 तारीख छोड़ दो। 10 तारीख के बाद आप चेक करो तो जुलाई के होते हैं 31 डेज। 31 में से 10 दिन छोड़ दोगे तो जुलाई के 21 डेज हैं। और उसके बाद अगस्त के 9 डेज, दैट इज 30 डेज पूरे हो गए। अगर तो इसने 9 अगस्त तक अप्लाई कर दिया, अगर इसने 9 अगस्त तक अप्लाई कर दिया तो विद इन 30 डेज का कंसेप्ट आ गया, विद इन 30 डेज का कंसेप्ट आ गया। अगर ये 9 डेज में नहीं कर रहा है, 9 अगस्त तक नहीं कर रहा है, तो फिर 30 डेज के बाद हुआ। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने कहा कि भाई उसने जो एप्लीकेशन दिया था वो एप्लीकेशन दिया था इसने 10 अगस्त को। 10 अगस्त को एप्लीकेशन देने का मतलब है आफ्टर 30 डेज। जब आफ्टर 30 डेज आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन लागू कौन सी तारीख से होगा? आपका रजिस्ट्रेशन उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख पे आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन मिल रहा है 14 अगस्त, तो हमारा आंसर यहाँ पे डी होगा, दैट इज 14 अगस्त। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को बताइए। किसी को किसी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मेरे को बताइए। पक्का कोई डाउट नहीं है? अगर आप अलाउ करो तो मैं आगे चलूं। लक्ष्मी कुमारी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 14 अगस्त की बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है। डन। अब अच्छा एक चीज मेरे को आप लोग सब ये बताओ, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? बताओ जी, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा कि अब अगर इसी लेवल के एमसीक्यूज या इसी लेवल के केस स्टडीज एग्जाम में आते हैं तो हम लोग मैनेज कर लेंगे यार। आयुष ने कहा सर फंडा क्लियर है हमारा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फंडामेंटली हम लोग स्ट्रांग हैं तो हम लोग आराम से कर लेंगे। विजय शाह, अरे वाह, ये नाम मैंने आज पहली बार पढ़ा। विजय शाह कहते हैं आ रहा है। विदुषी कुमारी, प्रदीप, अभिषेक, यश फालिया, नवल किशोर मिश्रा, आओ नवल आओ। देन पीयूष लालवानी, नंदनी वर्मा, डिम्पल जैन, परम, सब कह रहे हैं। और यहाँ पे परम कहते हैं एक्साइटमेंट हो रही है, साथ में थोड़ा डर भी लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, डर लगना भी चाहिए, डर लगना भी चाहिए, क्योंकि डर होगा तो आप कॉशियस होगे। अगर आप डरोगे नहीं तो आप कॉशियस नहीं होगे, और कॉशियस नहीं होगे तो एग्जाम में गलती होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लक्ष्मी ने कहा हाँ जी सर, एक एक चीज़ क्लियर हो गई है। आयुष मिश्रा ने कहा सॉरी सर, आज ज्वाइन करने में लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा। चंदन कुमार मंडल, अरे वाह, ये भी नाम पहली बार पढ़ा, कहते हैं यस सर। विजय ने कहा अरविंद, किसी और
की पीसी यूज कर रहा हूँ। अच्छा, आप अरविंद हैं लेकिन किसी और का आप यूज कर रहे हैं। ओके। मनीष गर्ग कहते हैं सर इनकम टैक्स में तो लर्न भी नहीं होता, समझ तो क्या हूँ, सब याद नहीं होता। मनीष कह रहे हैं मेरे को याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो मनीष बार बार उसको रिवाइज करना ही उसका एक तरीका है, और कोई इसमें भाई मेरे कोई तरीका है नहीं इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखता हूँ, चंदन कुमार मंडल ने कहा है। ओके बेटा, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? कहता है अमंग्स द सर्विसेज विच आर अवेल्ड बाय विशालियन कंपनी, which of the following services are taxable under RCM basis? विशालियन कंपनी ने जो सर्विसेज ली हैं उनमें से कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जिसके ऊपर आरसीएम लगेगा? एक तो इसने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की बात करी है, दूसरा जीटीए की बात करी है, तीसरा सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करी है। अब मैं आपको याद करवाता हूं। जीटीए में क्योंकि 12% का जीएसटी दिया हुआ है, इस वजह से यहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 12% का दिया हुआ है, आरसीएम नहीं लगेगा। दूसरी बात, सिक्योरिटी सर्विसेज पे आरसीएम जो होगा ये लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल से नहीं है। अगर इंडिविजुअल से होता तो सिक्योरिटी पे भी आ जाता, क्योंकि इंडिविजुअल से नहीं है तो यहाँ पे भी कोई आरसीएम नहीं होगा। तो बचा कौन सा? बचा सिर्फ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो मेरा आंसर होगा सिर्फ 1। अब आप देखिए 1 कहां पे दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है। तो माय आंसर इज ए, सिर्फ ए, सिक्योरिटी सर्विसेज। हाँ, तो यहाँ पे सिक्योरिटी बाय कंपनी है, यश फालिया ने कहा है। बहुत बढ़िया यश, यही बात मैं कह रहा था कि यहाँ पे अगर इंडिविजुअल का होता तो आरसीएम सिक्योरिटी में आ जाता, बाकी अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपको determine the value of the supply of the equipment under section 15 subsection 1 which has been made by a Vishalian company in the month of October। तो वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगेन आपको अलग अलग तरह की वैल्यू गिवन है, तो आपको जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू चाहिए वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। जो एक्चुअल कंसिडरेशन है वो 11 लाख का है, 11 लाख में बिकम्स आर द अमाउंट फॉर द ट्रांजैक्शनल वैल्यू। यहाँ पे आयुष मिश्रा ने कहा अगर गवर्नमेंट पुलिस से होता सिक्योरिटी सर्विसेज तो आरसीएम लगता। बिल्कुल लग जाता बेटा, वहाँ पे लग जाता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और यहाँ पे उसके अलावा पीयूष, अभिषेक, यश, परम, अभिषेक, नवल, विदुषी सब कह रहे हैं डी। लक्ष्मी ने भी कहा डी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो लक्ष्मी, वेरी वेल डन बेटा। क्वेश्चन 4 पे जा रहे हैं। एग्जामिनर कहता है compute the amount of tax payable by the partnership firm for the quarter ending September under CGST as well as under SGST। मेरे बच्चे, आप सबको ये वाली बात याद होनी चाहिए, आप सबको ये वाली बात याद होनी चाहिए कि अगर ये कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर रहा है तो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर मैन्युफैक्चरर का केस है, तो मैन्युफैक्चरर के केस में हम लोग मैन्युफैक्चरर के केस में हम लोग 1% चार्ज करते हैं। किसका होगा 1%? अरे परम 5 नहीं है बेटा, 1 है। परम 5 पॉइंट, अच्छा आपने 0.5 लिखा। भाई मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं बुढ़ा हो गया परम। मेरे को यहाँ पे 5 दिख रहा है, वो पॉइंट दिख भी नहीं रहा। बड़ा ध्यान से देखा तो वो पॉइंट दिख रहा है। मैं बुढ़ा हो गया भाई, मैं बुढ़ा हो गया, मेरी आंखें कमजोर होनी शुरू हो गई हैं। 0.5% है तो 0.5 प्लस 0.5 आप ये कह रहे हैं, ठीक कह रहे हो बेटा, 1% हो गया। लेकिन ये 1% किसका? 1% टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों का मिला के। ठीक है जी। तो सब हंस रहे हैं, वह परम हंस रहा है मेरे ऊपर, विजय भी हंस रहा है। हंस ले बेटा, हंस ले। रहमान भी हंस रहा है, नंदिनी भी हंस रही है, दांत फाट रहे हैं सारे। ठीक है भाई, दांत फाड़ लो। उसके बाद 1% एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों पे, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके 1% आ जाएगा। अभिषेक कहते हैं सर आंसर 7000 होगा। ठीक कह रहे हैं, 7000 ईच आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आयुष कहते हैं क्या करे रम, हमारे सर बूढ़े हो गए। हाँ। नवल कहते हैं आप बड़े बूढ़े हुए या छोटे। हाँ, ये बात भी सही पूछी है। वो पूछ रहा है कि सर अब आपके ऊपर स्लैब कौन सा लगाएं।
स्लैब सी लगाए, स्लैब बी लगाए, बड़ा बुड्ढा हो छोटा बुड्ढा हो, भाई अभी तो मैं छोटा बुड्ढा हूँ, बड़ा बुड्ढा तो कल बन गया, अमिताभ बच्चन 80 साल की उम्र हो गई, बड़ा बुड्ढा बन गया, अब तो छोटे से बड़ा हो गया। देन आ जाओ जी यहाँ पे डिम्पल जैन, एनएसपी कर रहे हो इसलिए आंखें खराब हो गई हैं। प्रदीप कहते हैं एक बार बुड्ढा हो जाए कभी नहीं जाता और जवानी चली तो वो आती नहीं। हाँ ये बात भी सही बोलिए भाई। परम कहते हैं स्लैब 2 या स्लैब 3, स्लैब 2। नवल हंस रहा है, परम भी हंस रहा है। अभिषेक कहता है बड़े बुड्ढे है सर नवल। अच्छा मेरे को बड़ा बुड्ढा बना दिया है, 5 लाख की लिमिट लगा दी मेरे पे। परम कहता है 194 P वाला। हाँ ठीक है बेटा। विदेशी कुमारी कहते हैं आप चश्मा नहीं लगाते, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा इसमें बड़ी बात क्या है? मैं लाइव आ गई डिम्पल कहते हैं। अच्छा जी, मैंने सोचा तुम मर गई, तुम जिंदा हो अभी तक। जिंदा है कह रही है मैं लाइव हूँ, मैं आ गई, मैं जिंदा हूँ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिनर कहता है कि आप उसका इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर दो जो पार्टनरशिप फॉर्म ने बिलेटेड पेमेंट की वजह से पे करना है। जब इंटरेस्ट पे करना है बिलेटेड पेमेंट के हिसाब से तो सेक्शन नंबर 50 अप्लाई हो जाता है। और आपको याद है सेक्शन 50 में हम लोग 2 प्रकार के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात करते हैं। एक होता है हमारे पास 18% और दूसरा हमारे पास होता है कितना, 18 और दूसरा 24%। तो यहाँ पे लगेगा 18%। 18% कहाँ से लगेगा? 18% लगेगा जिस दिन आपने अपना पेमेंट करना था वहाँ से शुरू होगा, और जब तक आपने पेमेंट किया वहाँ तक। तो जितने दिन आप लेट हो गए उतने दिन के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आपका जो पीरियड है वो 19 जनवरी से शुरू हो जाएगा और आपका चलता रहेगा 22 फरवरी तक, जो कि होते हैं 22 डेज। तो आप 40,000 के ऊपर 22 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 18% के हिसाब से। अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो दैट विल बी 434। तो हमारा आंसर आएगा 434, आंसर विल बी बी। ठीक है जी, आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? आपको कंसेप्ट सारे याद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं? यस या नो? प्रीति और बाकी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपनी ये पर्सनल चिट चैट छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा ना यार। पर्सनल चिट चैट छोड़ दो, ठीक है जी। ओके जी, लक्ष्मी ने कहा 433। लक्ष्मी ऐसा होता है बेटा 433.97 आ रहा है मेरे ख्याल से, तो आप उसको मल्टीपल्स ऑफ 1 में राउंड ऑफ करोगे तो 34 हो जाएगा। परम ने कहा सर चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रादर नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं है भाई, यहाँ तो नेक्स्ट केस स्टडी आ जाएगा, केस स्टडी नंबर 6। ध्यान से ध्यान से ध्यान से पढ़ेंगे। एग्जामिनर कहता है Mr. Mandeep is a registered dealer engaged in the business of supplying of construction material in the state of Assam. असम आ गया, यहाँ पे असम आ गया। असम 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 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। प्रदीप कहते हैं आप ब्लॉक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते जी। आयुष ने कहा ओके दादाजी, ठीक है मेरे बेटा, ठीक है, आज मजाक उड़ा ले मेरा भाई, कोई बात नहीं, आज तुम्हें मौका मिल गया ना मेरा मजाक उड़ाने का। चलो, तो असम स्टेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सर आज से मैं आपको सर नहीं दादाजी बोलूँगा। ठीक है भाई, बोल लेना दादाजी, बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लेट अस मूव अहेड, लेट अस मूव अहेड। 20 लाख की लिमिट यश वाले ने कहा, ठीक है जी। मूविंग ऑन, ही अवेल्ड द आर्किटेक्ट सर्विसेज फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड। आर्किटेक्ट सर्विसेज लिए है अपने दोस्त से जो कि लंदन में बैठा हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। चलो आप लोग सब बताओ, दोस्त से आप सर्विसेज ले रहे हो जो कि इंडिया से बाहर बैठा हुआ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का कंसेप्ट लग गया। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का कंसेप्ट लग गया यहाँ पे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। आगे पढ़िएगा। ही हैज ऑल्सो designed services he has also availed designing services from his brother-in-law at London for his personal purposes। तो भाई यहाँ पे एग्जामिनर आपसे सप्लाई का जो चैप्टर है उसके बारे में बात कर रहा है,
और सप्लाई में भी एग्जामिनर आपसे बात किसके बारे में कर रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में। आप सबको अच्छे से याद होगा, मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड आपको एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के दिया था, याद है? प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के दिया था, कंसिडरेशन है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, रिलेटिव से है, रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पार्टी से है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, वो प्रॉपर एक चार्ट मैंने आपको बना के दिया था। आयुष कहते हैं नो सप्लाई एज नो कंसिडरेशन एंड नॉट इन फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अभिषेक कहते हैं कंसिडरेशन है तो सप्लाई होगा। पीयूष लालवानी पूछ रहे हैं क्या शेड्यूल 1 की बात हो रही है? आंसर इज यस मेरे बेटा, शेड्यूल 1 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ही अवेल्ड सर्विसेज विच आर लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज फॉर विच द डेट ऑफ इनवॉइस वाज 1 सितंबर। तो इसने कुछ सर्विसेज ली हैं जिनके ऊपर आरसीएम के हिसाब से इसने जीएसटी पे करना है और उसका इनवॉइस इसने 1 सितंबर को रेज किया है। पेमेंट डेट एज पर इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर द बैंक अकाउंट वाज 15th ऑफ नवंबर एंड 18th ऑफ नवंबर रिस्पेक्टिवली। तो आपको पेमेंट की डेट भी दे रहा है, आपको यहाँ पे पेमेंट की डेट दे रहा है, इनवॉइस के बारे में आपको बता रहा है और वो सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। तो पहले में सप्लाई था, तो यहाँ पे अगेन आरसीएम के बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है और ये जो टॉपिक है ये बेसिकली टाइम और सप्लाई के वजह से रिलेटेड है, टाइम और सप्लाई सर्विसेज से रिलेटेड है। एग्जामिनर टाइम और सप्लाई पूछेगा। आयुषी कहते हैं आज दोबारा ग्रुप में वो चैट डाल दीजिएगा। कौन सा चैट की बात करें वेदुषी, कौन से चैट की बात करें बेटा, कौन से चैट की बात कर रहे हो? चलो बता देना मेरे को। नेक्स्ट, his turnover for the current financial year is as follows: taxable supply of goods is 55, exempt supply of goods is 16, inward supplies which are liable to tax under reverse charge is 8। तो यहाँ पे टर्नओवर दे दिया इसने, टर्नओवर का रोल कहाँ पे आएगा देखना पड़ेगा, आगे देखते हैं। चार्ट बोल रही है शायद, विजय ने कहा चार्ट बोल रही है। अच्छा, next, he intends to start providing services from the next financial year and also avail the composition scheme under section 10(1)। तो अगले साल से वो सर्विसेज देना चाहता है और चाहता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम अगले साल से यूज करे। ही ऑल्सो विशेज टू मेक सप्लाईज टू द गवर्नमेंट, सरकार को भी सप्लाई देना चाहता है। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कॉम्पोजिशन स्कीम का है और मेरे ख्याल से क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम की बात हो रही है इसी वजह से ऊपर इसका एग्रीगेट टर्नओवर एटीओ भी दिया हुआ है, एग्रीगेट टर्नओवर भी आपको दिया हुआ है। फिर एग्जामिनर कहता है ऑल द अमाउंट्स व्हिच आर गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयरएवर एप्लीकेबल, ऑल सप्लाईज रेफर्ड टू अबव आर इंट्रास्टेट सप्लाईज अनलेस स्पेसिफाइड एज अदरवाइज। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट। परम कहता है सर सर्विसेज है 10(2)A नहीं आएगा बेटा। एग्जामिनर 10(1) की बात कर रहा है और आपको याद होगा 10(1) में भी सर्विसेज की बात होती है। अगर आपका जो सर्विसेज का वैल्यू है वो 10% ऑफ योर टर्नओवर या 5 लाख में विच एवर इज हायर, याद है वो वाला कंसेप्ट भी है हमारे पास। हाँ, जैसे अभिषेक पंसारी ने कहा, देखो अभिषेक पंसारी ने लिखा है 10% है 5 लाख, सेक्शन 10(1), तो वो वाला कंसेप्ट है बेटा यहाँ पे। पीयूष ने कहा मार्जिनल सर्विसेज, हाँ कह सकते हो मार्जिनल सर्विसेज, हालांकि मैंने कभी ये वर्ड मार्जिनल सर्विसेज यूज़ नहीं करा है, लगता है आपने किसी और टीचर से पढ़ा है क्योंकि उन्होंने शायद मार्जिनल सर्विसेज यूज़ करा हो। मैंने कभी ये वर्ड मार्जिनल सर्विसेज यूज़ ही नहीं करा अपनी क्लास के अंदर, बट देन ठीक कह रहे हो, गलत नहीं है आपका ये कहना, बिल्कुल ठीक है आपका ये। नेक्स्ट आते हैं, एग्जामिनर कहता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन अबव चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है वो आंसर दीजिए। ठीक, लेट अस स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, एग्जामिनर कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज विच आर इंपोर्टेड बाय मिस्टर मनदीप विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आपसे वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, यू नीड टू टेल विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला, architect services for his business from friend in London free of cost is considered as a supply। नहीं बेटा,
फ्रेंड से अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट, डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंदन, 5 लाख रुपए फॉर द पर्सन पर्पसेज इज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। बिल्कुल ठीक बात है, ब्रदर आपका रिलेटेड पार्टी है, आपने पैसा भी दिया है, रिलेटेड पार्टी से पैसा दे के अगर आप ले रहे हो तो ये सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। अच्छा, ऊपर तो ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ था शायद, नहीं ऊपर भी ब्रदर ही लिखा हुआ था, यहाँ पे ब्रदर ही लिखा हुआ है, मैंने गलती से फिर ब्रदर इन लॉ पढ़ा होगा, ब्रदर है, ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी की कैटेगरी में आ गया। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है आर्किटेक्ट सर्विसेज फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम अ फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस वजह से ये सप्लाई नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहता है डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंदन फॉर 5 लाख पे फॉर पर्सनल यूज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। तो ये तो गलत है भाई, पर्सनल सर्विसेज है, पैसा दे रहा है तो सप्लाई तो है, तो ये गलत हो गया। तो 4 में से पहला गलत है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा गलत है। तो अब आंसर में क्या आएगा? सी इज द आंसर, जहां पे सेकेंड एंड थर्ड आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। मुस्कान कहते हैं गुड आफ्टरनून सर, आई जॉइन लेट, पीछे से देखकर आई। अरे वाह, आओ जी आओ, बड़ी जल्दी देख लिया पीछे वाला। वेलकम जी, वेलकम टू द क्लास, वेलकम। लेट अस मूव अहेड प्लीज, लेट अस मूव अहेड। मेरे पास ठीक जवाब आ रहे हैं, यश फालिया, आयुष मिश्रा, विदुषी कुमारी, नंदिनी वर्मा, परम, देन प्रदीप सरावत, सबके ठीक आ रहे हैं। प्रदीप भाई घर आ गया, भाई घर आ गया, गोल्ड मेडल देख लिया उसका? नहीं देखा अभी तक? उठा के देखा गोल्ड मेडल, मजा आता है ना? चल, जब तक प्रदीप जवाब देगा तब तक हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, प्रदीप का कज़न है, चचेरा भाई है प्रदीप का, जिन्होंने अभी नेशनल गेम्स अभी हुए जो चल रहे हैं मेरे ख्याल से अहमदाबाद में, उन नेशनल गेम्स के अंदर जूडो के 81 केजी कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। प्रदीप जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके भाई हैं। प्रदीप कहते हैं नहीं सर जी, परम कहते हैं किसके घर? प्रदीप कहते हैं वही है अभी। प्रदीप ने कहा अभी गुजरात घूम रहा है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। परम ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आयुष ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी, बहुत बहुत मुबारकें हैं। जो जो प्रदीप को मुबारकें देगा, प्रदीप सबके घर पे जोमेटो से खाना भिजवाएगा आज दोपहर का। मुबारक दो सबको, सब इसको मुबारक दो, ये सबके घर पे खाना भिजवाएगा जोमेटो से। अगर अपना एड्रेस लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है प्रदीप, मेरा एड्रेस आपके पास है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हमें पता ही था, जैसे डाटा दिया था उसके हिसाब से हमें पता था कि वो टाइम ऑफ सप्लाई पूछेगा। टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज है। अब आपको याद है आरसीएम के केस में जब हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विसेज निकालते हैं तो 61 डेज वाला कंसेप्ट लगाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर 61 डेज क्यों आता है, उसके पीछे भी कारण है कि भाई 30 दिन तो इन्वॉइस के हैं ही हैं, 30 दिन इन्वॉइस के तो है ही हैं, और उसके बाद 31 दिन हमें और 30 दिन हमें और मिल जाते हैं जो उधारी वाले हैं। तो 30 और 30 60 के बाद 61वां दिन हमारे पास बन जाता है। तो ये इसके हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है, इस वजह से 61 डेज का कंसेप्ट है। यहाँ पे प्रदीप कहते हैं सर भंडारा लगा देता हूँ, सब आ जाना। हाँ बेटा, भंडारा लगा दे, नीचे लंगर की तरह बिठा दियो सबको नीचे, और पत्ते दे दियो, पत्तों के अंदर खा लेंगे सब। है सही बात है बेटा। भाई गोल्ड मेडल जीता है अभी तो, तब ये हाल है। भाई को अगर ब्रोंज मिला होता फिर तो पता नहीं क्या करते। उसके बाद यहाँ पे नवल कहते हैं मेरा भी एड्रेस होगा इसके पास। ठीक है जी, सबके पास सबके एड्रेसेस हैं, बहुत बढ़िया। तो 61 डेज वाला कंसेप्ट आपने लगाना है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया 61 डेज वाला कंसेप्ट। तो अगर आप 61 डेज का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे
तो टाइम एंड सप्लाई हमारे पास आ जाता है 1 नवंबर का। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 नवंबर, दैट इज बी पार्ट। ठीक। प्रीति झा कहती है वेज नॉन वेज सब रहेगा। प्रीति, इस बात से ये समझ आ गया कि तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तुम्हें नॉन वेज ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन होता है वही नॉन वेज की बात करता है, वेजिटेरियन कभी नॉन वेज की बात करता ही नहीं है। डिम्पल जैन कहती है मैं तो जैन हूँ, मैं सिर्फ वेजिटेरियन खाऊंगी। ठीक है, तुम्हारे लिए बकरा लेके आएंगे जो वेजिटेरियन बकरा होगा। विजय कहती है प्रीति को नॉनवेज की पड़ी है। अभिषेक कहते हैं ओनली वेज। ठीक है अभिषेक, तुम्हारे लिए मुर्गा लेके आएंगे जो वेज मुर्गा होगा। डिम्पल कहती है क्लास में गंगा जल लाती हूँ मैं। ओ हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा भक्त बंदे हैं हमारी क्लास के। आयुष कहते हैं मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। ओके जी, सारे वेजिटेरियन है यहाँ पे। प्रदीप ध्यान रखना, सब वेजिटेरियन है यहाँ पे, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहते हैं व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मनदीप फॉर द गिवन फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? और आप सबको याद है एग्रीगेट टर्नओवर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। पीयूष लालवानी ने बहुत जल्दी से कैलकुलेट भी कर दिया। पीयूष लालवानी ने बहुत जल्दी से कैलकुलेट भी कर दिया है। इन्होंने जल्दी से कैलकुलेट किया और इन्होंने कहा 55 लाख प्लस 16 लाख इज इक्वल टू 71 लाख। आरसीएम को नॉट टू बी इंक्लूडेड। आयुष मिश्रा, यश वालिया, नवल किशोर, अभिषेक पंसारी, सबके आंसर्स आ गए हैं 71 लाख रुपीज़ के। तो आंसर 71 लाख रुपीज़ है। 100% आपका जवाब ठीक। 71 लाख रुपीज़ इज द एग्रीगेट टर्नओवर। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर मनदीप will be eligible for the composition scheme under section 10 subsection 1 of the CGST Act in the next financial year, but he can supply services up to the amount of, मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, अप टू द अमाउंट कितना? अप टू द अमाउंट होगा 5 लाख या 10% ऑफ टर्नओवर, दोनों में से विच एवर इज हायर। अब आप लोगों ने कैलकुलेट किया कि टर्नओवर जो है वो 7,10,000 है, तो 71 लाख है। 71 लाख का 10% विल बी इक्वल टू 7.1 लाख। तो 7.1 लाख या 5 लाख विच एवर इज हायर है, आता है 7.1 लाख। तो 7.1 लाख तक हो सकता है। 5 लाख या 10% विच एवर इज मोर। अभिषेक पंसारी ने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नवल किशोर का आंसर आया 7,10,000 पे। यश वाले ने कहा जी बिल्कुल ठीक बेटा, शाबाश, वेरी वेल डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 7,10,000 पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जामिनर कहता है इन केस ही सप्लाई सर्विसेज टू द स्टेट गवर्नमेंट by way of any activity in relation to any function which has been entrusted to the municipality under Article 243W of the Constitution of India in the next financial year, which of the following will be exempt? वो ये कह रहा है कि अगर ये अगले साल स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी कोई सर्विस दे रहा है जो कि उस एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो एक्टिविटी म्यूनिसिपैलिटी की एक्टिविटी है, म्यूनिसिपैलिटी की एक्टिविटी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी के ऊपर सर्विसेज दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, तो कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है ये बताओ। आप सबको ये बात बहुत अच्छे से याद है। पहले पॉइंट में लिखा है प्योर सर्विसेज, तो प्योर सर्विसेज तो सारा एग्जेम्प्ट है, आपको याद होगा ये वाली बात। प्योर सर्विसेज तो एग्जेम्प्ट होगा, आपको बहुत बहुत अच्छे से ये वाली बात याद है। और आपको ये भी याद है कि प्योर सर्विसेज के साथ में एक और आता है कि अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है जहां पे गुड्स की वैल्यू, अरे वाह बहुत बढ़िया अभिषेक पंसारी, बहुत बढ़िया अभिषेक पंसारी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। जहां पे गुड्स की वैल्यू 25% तक की है, 25% तक की जो वैल्यू है, तो 25% तक की वैल्यू जो कॉम्पोजिट सप्लाई में है वो भी एग्जेम्प्ट रखा जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा, composite supply of goods and services in which value of goods constitute not more than 25%, ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है।
थर्ड, compensate supply of goods and services in which value supply constitutes not more than 25% value of the said compensate supply. तो भाई फिर तो यहाँ पे दोनों में से लिखा हुआ है कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ, अच्छा सप्लाई सर्विसेज लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ सप्लाई सर्विसेज दिया हुआ है, तो सप्लाई सर्विसेज नहीं चेक करना आपने, सप्लाई ऑफ गुड्स चेक करना आपने। तो आंसर आपका होगा 1 and 2 आर करेक्ट, तो नीचे 1 and 2 दिया हुआ है डी में, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अभिषेक पंसारी कहते हैं कल ही एग्जामिशन किया था सर, बहुत बढ़िया। नंदिनी वर्मा ने कहा जी, डिम्पल ने कहा डी 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 डी, अभिषेक ने कहा सर्विसेज, नंदिनी ने कहा डी, नवल किशोर मिश्रा कहते हैं डी। ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी। केस नंबर स्टडी नंबर 7, आज का लास्ट, आज शायद ये हो भी ना पाए, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी से, अगर ये हो जाए तो बड़ा अच्छा है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, रोना पिटना नहीं मचाएंगे हम किसी बात का। केस स्टडी नंबर 7 को आराम आराम से अच्छे से पढ़ते हैं। मूविंग ऑन, क्या कहता है एग्जामिनर? एग्जामिनर कहता है दैट मिसेस जे इज अ मल्टी फैसेटेड बिजनेस पर्सनालिटी। मल्टी फैसेटेड का मतलब होता है जो कि पर्सनालिटी में बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, अलग अलग तरह के काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी फैसेटेड। मिसेस जे इज अ मल्टी फैसेटेड बिजनेस पर्सनालिटी। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू है ना, तो वहाँ पे वो टीवी शो पे बैठ के झूठी हंसी भी हंस लेता है, टीवी पे कमेंट्री भी कर लेता है, उसके बाद पॉलिटिक्स में भी बड़ा अच्छा इन्वॉल्व है, मूवीज़ में भी काम कर लेता है, सड़क के ऊपर गुंडागर्दी भी कर लेता है। तो ऐसे लोग मल्टी फैसेटेड लोग होते हैं। तो शी इज़ अ मल्टी फैसेटेड बिजनेस पर्सनालिटी, शी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर, इस साल से रजिस्टर्ड भी है। फिर वो कहता है एग्जामिनर शी सप्लाइज पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ स्टेपलर कैलकुलेटर चार्जर एट अ सिंगल प्राइस ऑफ 300 रुपीज। द रेट ऑफ जीएसटी फॉर स्टेपलर कैलकुलेटर चार्जेस 5, 12 और 18%। याद आया कुछ? सप्लाई का चैप्टर, जहाँ पे कॉम्पोजिट सप्लाई या फिर मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई या फिर मिक्स सप्लाई। अच्छा, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से ये मिक्स सप्लाई की कैटेगरी में आएगा। स्टेपलर कैलकुलेटर चार्जर, स्टेपलर कैलकुलेटर चार्जर, ये तो कॉम्पोजिट तो हो नहीं सकता, इसमें कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है, ये मिक्स सप्लाई है। और जब ये मिक्स सप्लाई है तो मिक्स सप्लाई में ये सिंगल प्राइस 300 पे चार्ज कर रहा है। अगर सिंगल प्राइस पे है तो जो हाईएस्ट रेट है वो लग जाएगा। हाईएस्ट रेट इन तीनों में दिया हुआ है 18, तो 300 के ऊपर 18% का जीएसटी लग जाएगा। आयुष कहते हैं कपिल शर्मा शो, क्या कहा भाई? कपिल शर्मा शो जरा पढ़ू, मैं ऊपर भाग गया। कपिल शर्मा शो से धक्का भी खा लेता है। हाँ, उसके बाद मिक्स्ड हायर रेट लगेगा, ठीक कहा, हायर रेट लगेगा, ठीक कह रहे हैं आप, 100% ठीक कह रहे हैं। अभिषेक पंसारी ने कहा 300 का 18% इज इक्वल टू 54। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट आ जाओ। वो कहता है शी वॉन्ट्स टू ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन लेवल। एग्जामिनर को पता नहीं कॉम्पोजिशन स्कीम से क्या प्यार है, हर क्वेश्चन के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम घुसाया हुआ है, हर क्वेश्चन में आरसीएम घुसाया हुआ है। एग्जामिनर कहता है शी हैज रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। मई के महीने में ये पैसा मिला है। अर्नड 1,60,000 रुपये बाय परफॉर्मिंग अ वेस्टर्न म्यूजिक इन द कल्चरल इवेंट एट अ रिजॉर्ट। भाई जल्दी से बता दो, अगर वेस्टर्न म्यूजिक है तो क्या वेस्टर्न म्यूजिक में 1.5 लाख रुपए का एग्जामिशन मिलता है? ना, कभी नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये सारा का सारा 160 टैक्सेबल होगा, कोई एग्जामिशन नहीं मिलने वाला भाई। अर्नड 50,000 रुपये बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ बुटीक। लो जी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको बुटीक के लिए किराए पे दे दिया, तो अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किराए पर दे देते हो तो वो भी टैक्सेबल होगा जी। तो इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा जी, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा जी। एग्जामिनर का क्रश है आरसीएम, रजिस्ट्रेशन और सीएस, विजय ने कहा है। क्या बात है भाई, तुम तो क्रश की बात कर रहे हो, मैं तो लव की बात कर रहा हूँ। वो तो लव है, क्रश तो नहीं लगता मेरे को। आगे चलते हैं। रिसीव्ड 70,000 रुपये बाय वे ऑफ रेंट
ऑफ लेटिंग आउट ऑफ एन एग्रो मशीन, जल्दी से बताओ, लेटिंग आउट ऑफ एग्रो मशीन और उसका रेंट मिल रहा है, टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? भाई ये तो एग्जेम्प्ट होगा, एग्रो मशीन तो एग्जेम्प्ट होता है। अभिषेक पंसारी कहते हैं ट्रू लव है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो बेटा, ट्रू लव है, पहली नजर का प्यार है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। मिसेस जे मेड अ सप्लाई ड्यूरिंग जून, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। दादाजी आज आपकी गर्लफ्रेंड का कॉल नहीं आया है? नहीं बेटा, अभी तक तो कॉल नहीं आया है मेरी गर्लफ्रेंड का, अभी मेरी क्लास खत्म होगी 1 बजे, उसके बाद गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, सारा दिन बात करूंगा उसके बाद। आगे चलते हैं। मिसेस जे मेड अ सप्लाई ड्यूरिंग जून, द डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। बेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज 45,000। अरे वाह, तो यहां पे इसने वैल्यू भी पूछ लिया, सेक्शन 15। टीसीएस कलेक्टेड अंडर इनकम टैक्स इज 2500। आप सभी मेरे को बताइए, क्या टीसीएस को हम लोग वैल्यू का पार्ट मानते हैं या नहीं मानते? आंसर होना चाहिए सर, टीसीएस को हम कभी ऐड नहीं करते। हाँ, अभिषेक पंसारी का जवाब सबसे पहले आ गया, टीसीएस इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। वेरी वेल डन, शाबाश। नवल ने कहा नो, डिम्पल ने कहा नहीं, विजय ने कहा नो, यश वाले ने कहा यस ऐड, नलायक 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 यश। टीसीएस को इंक्लूड नहीं करते, सभी टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं, टीसीएस को इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद नंदिनी ने कहा नो, लक्ष्मी ने कहा नो, विदुषी ने कहा नो, परम ने कहा नहीं ना जी ना, यश वाले ने कहा सॉरी सर। नलायक तो हो ही गया, अब तो सॉरी बोलता रहा, जो मर्जी करता रहा, नलायक तो बोल ही दिया मैंने। शी रिसीव्ड सब्सिडी ऑफ 3500 रुपये फ्रॉम ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर यूसेज ऑफ ग्रीन एनर्जी and the subsidy was linked to the savings energy। अब यहां पे आ गया दिक्कत, ये बता देता अगर एग्जामिनर कि सब्सिडी को लेस किया या नहीं किया तो अच्छा हो जाता। अगर तो ये सब्सिडी लेस हो चुका है तो ऐड बैक कर दो, और अगर अभी तक लेस नहीं हुआ है तो कुछ मत करो। अब ये तो बता ही नहीं रहा एग्जामिनर कि सब्सिडी लेस हुआ है या नहीं हुआ है, बता देता तो अच्छा हो जाता। अब हमें यहाँ पे अजम्पशन लेके काम करना पड़ेगा। और कई बार लोग कहते हैं नहीं सर देखो वहां लिखा है रिसीव द सब्सिडी ऑफ 3500 रुपये, इसका मतलब लेस हो चुका होगा। तो अगर आप ऐसे इसको पढ़ते हो तो फिर ठीक है भाई, लेस हो चुका तो ऐड बैक कर देंगे वैल्यू कैलकुलेट करते समय। पर हम कहते हैं नहीं सर इग्नोर करो, आगे चलो, इग्नोर करो इसको। विदुषी कहते हैं नहीं सर अज्यूम करेंगे, ठीक है विदुषी अज्यूम कर लेंगे। परम कहते हैं नहीं सर इग्नोर कर देना, चलो जैसा आप कहोगे वैसे कर लेंगे। डिम्पल कहते हैं सब्सिडी इंक्लूड नहीं करेंगे। नलायक है नलायक, डिम्पल नलायक। सब्सिडी को हम लोग इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है। गवर्नमेंट सब्सिडी होती तो हम लोग लेस ना उसको इंक्लूड ना करते, लेस कर देते। लक्ष्मी कहती है नोट दे देंगे। लक्ष्मी कहाँ नोट देगी मेरे बेटा, एमसीक्यूज हैं, वो गोले बनाने होते हैं काले रंग के शीट के ऊपर, वहां पे कहां पे नोट देगी? 2000 का नोट साथ में स्टेपल कर देगी क्या? नोट तो दे ही नहीं सकते। आयुष कहता है सर एमसीक्यू में अजम्पशन कहाँ लिखेंगे? वही तो बात है, वही तो मैं भी कह रहा हूं। नवल कहते हैं सब्सिडी लिंक्ड टू द सेविंग्स एनर्जी दिया है। भाई वो तो ये कह रहा है कि सब्सिडी जो है वो सब्सिडी उससे रिलेटेड है, बात वो नहीं कर रहे। बात ये कर रहे क्या सब्सिडी लेस हुआ है या नहीं हुआ है ये तो बताओ, ये नहीं बताया अभी तक। उसके बाद परम कहते हैं गवर्नमेंट होता तो बात और थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यश वाले कहते हैं पेपर में नोट चिपका देना, हाँ 2000 का नोट चिपका देना, बढ़िया वाला। नवल कहते हैं पिंकी नोट, और उसके बाद लक्ष्मी कहती है सॉरी सर। विदुषी कहती है जैसा आंसर होगा वैसा काम करेंगे। डिम्पल ने कहा जिसको भी नोट देना है मुझे दे दो पिंकी वाला। उसके बाद अभिषेक पंसारी कहते हैं रिसीट फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। पीयूष लालवानी ने कहा जो आईसीए ने किया है वही कर लेते हैं। चलो हम भी वही करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिसेस जे प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ इनवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग जुलाई। इनवर्ड सप्लाई
Received invoice for the goods having GST component of 30,000 पे, goods were to be delivered in 5 lots, out of which the 3 lots have been received during current month. लो जी, 5 आने थे, 5 में से 3 आए हैं, 2 लॉट अभी तक नहीं आए, तो इस 30,000 रुपीज का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जब 5 आ जाएगा तब आपको आईटीसी मिल जाएगा। Purchase a car having GST component of 1.5 lakh रुपए for usage in the driving school owned by her. ड्राइविंग स्कूल, आईटीसी मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, ड्राइविंग स्कूल वालों को आईटीसी मिलता है। नेक्स्ट आ जाओ। अवेल्ड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज फॉर हर एम्प्लॉइज ऑन हर ओन एंड पेड जीएसटी ऑफ 7,000 रुपीज। इंश्योरेंस के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है, तो 7,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा, 1.5 लाख का आईटीसी मिलेगा, 1.5 लाख का आईटीसी मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे आईटीसी पूछ रहा है। उसके बाद एग्जामिनर कहता है ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल, ऑल सप्लाई रेफर्ड अबव आर इंट्रास्टेट सप्लाई अनलेस स्पेसिफाइड एज अदरवाइज, conditions necessary for claiming input tax credit ITC have been fulfilled subject to the information which has been given above. From the information given above, choose the most appropriate answer to the following questions. आयुष मिश्रा पूछते हैं सर अगर किसी एक्ट में बोलेगा तो फिर आईटीसी मिलेगा ना? अगर किसी एक्ट में बोलेगा तो फिर आईटीसी मिलेगा, क्या मतलब है इस बात का भाई? किसी एक्ट में बोलेगा तो आईटीसी मिलेगा, मैं आपकी बात समझा नहीं आयुष, थोड़ा और इलैबोरेट करके बताओ ताकि मैं समझ पाऊँ। आओ पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है व्हाट वुड बी द नेचर एंड द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी फॉर द सप्लाई ऑफ अ पैकेज मेड बाय मिसेस जे व्हेन नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, ये तो डिस्कस कर ही लिया था कि इट इज अ केस ऑफ मिक्स सप्लाई एंड 18% का रेट लगेगा, मैक्सिमम रेट लगेगा, ठीक है ना, कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। आयुष कहते हैं इंश्योरेंस के बारे में। अच्छा, इंश्योरेंस की बात करें आप। इंश्योरेंस में ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाना है अंडर एनी एक्ट, किसी एक्ट के अंडर, तो फिर डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो आपने जीएसटी पे करा उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ विदुषी, मैं इनकी बात समझ गया था कि ये कंपलसरी वाला बोल रहे हैं, मैं इनकी बात अब समझ गया हूँ, तो वो डेफिनेटली होगा, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आइए जी, नेक्स्ट पार्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है एग्जामिनर कहता है एग्जामिनर कहता है मिसेस जे कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम इफ शी डज नॉट अंडरटेक द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। कॉम्पोजिशन स्कीम मिल सकता है अगर उसने नहीं बनाया, क्या एरेटेड वाटर बनाएगी तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, एरेटेड वाटर बनाएगी तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, टोबैको बनाएगी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, पान मसाला बनाएगी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, दूध बनाएगी कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा। तो वो कहता है कि कब वो कॉम्पोजिशन स्कीम, हाँ ठीक है, तो वो कब कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकती है, कब नहीं कर सकती? अगर वो एरेटेड वाटर नहीं बनाती, टोबैको नहीं बनाती, पान मसाला नहीं बनाती, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकती है। तो आंसर 1 2 3 कहाँ पे आ रहा है? सी में आ रहा है। तो अगर वो एरेटेड वाटर नहीं बना रही है, टोबैको नहीं बना रही है, पान मसाला नहीं बना रही है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम वो ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। आउट ऑफ द पेमेंट विच हैज बीन रिसीव्ड बाय मिसेस जे इन द मंथ ऑफ मे, एग्जाम सप्लाई इज अमाउंट टू। तो जितना पैसा मिसेस जे को मिला उसमें से एग्जाम सप्लाई कितने का होगा भाई? आइसक्रीम बनाएगी दूध से तो नहीं मिलेगा, परम ने कहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, 100% आप ठीक कह रहे हो। आइसक्रीम सेहत के लिए हानिकारक होता है, इस वजह से उसके ऊपर आईटीसी या ये कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ नहीं किया गया है। आयुष कहते हैं आइस में भी नहीं मिलेगा, न्यूली एडेड बिल्डिंग ब्रिक्स एंड रूफ टाइल्स पे भी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया आयुष, वाह जी वाह, छागे भाई, मजा आ गया।
चलो आगे देखें, तो कौन से अमाउंट के ऊपर वो एग्जाम सप्लाई होगा, 50, 70, 120 या 160। तो आपको याद रखना है, मैंने वैसे आपको बता ही दिया था, जो म्यूजिकल वाला है ये पूरा टैक्सेबल होगा भाई, म्यूजिकल वाला टैक्सेबल हो जाता है, और साथ साथ में रेंटिंग वाला भी टैक्सेबल हो जाता है, और साथ साथ में एग्रो मशीन वाला एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आंसर होगा दो को मिला के। एग्जाम सप्लाई कौन सा होगा, जो एग्रो वाला है वो एग्जाम सप्लाई होगा। तो एग्रो वाला रेंट देख लेना कितने का था, ऊपर देख लो एग्रो वाला रेंट कितने का है। हाँ ये रहा, नहीं उससे ऊपर होगा ना एग्रो वाला, कहाँ दिया हुआ है, हाँ ये रहा 70,000, ये वाला 70,000 ये एग्जाम्प्ट हो गया, ये 70,000 दिया हुआ है एग्रो वाला, ये वाला 70,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। साथ साथ में एनवायरनमेंट के लिए भी तो हानिकारक होता है, आयुष ने कहा है, आप 100% ठीक कह रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। यही सारे रीजंस मैंने आपको क्लास में दिए थे बेटा, यही सारे रीजंस मैंने क्लास में दिए थे आपको। आई एम वेरी हैप्पी कि आपको मेरे रीजंस भी याद हैं, कंसेप्ट याद हो गया क्योंकि रीज़न आपको याद हो गया। अभिषेक ने कहा CFC क्या होता है भाई, CFC क्या होता है अभिषेक पंसारी, व्हाट इज CFC। डिम्पल जैन कहती है जी। नेक्स्ट आ जाओ मेरे बेटा जी। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 15। वैल्यू ऑफ द सप्लाई हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। वैल्यू ऑफ द सप्लाई में सब्सिडी को लेके कलेश मचा हुआ है, क्या कलेश का क्या करें, ध्यान से पड़ेगा। Section 15 subsection 2 subsidy directly linked to the price is to be included in the value of the supply, but subsidies which are provided by the central government or state government are not to be included. Further, all non-GST taxes are to be included in the value of the supply, but TCS is not to be included, and hence the value of the supply is 45,000 rupees. तो यहाँ पे आप एक बार जोड़ के देख लीजिए क्या क्या आएगा। आपने ये 45,000 ये लेना है, TCS को आपने ऐड नहीं करना है। सब्सिडी के बारे में यहाँ पे वो मान के चल रहा है सी इंस्टीट्यूट की सब्सिडी अभी तक लेस नहीं हुआ है, क्योंकि सब्सिडी अभी तक लेस नहीं हुआ है इस वजह से आप इसको और इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे विदुषी कहती है 48,500 अगर सब्सिडी को ऐड करेंगे तो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे बेटा, अगर आप ये मानते हो कि सब्सिडी लेस हो चुका है तो सब्सिडी को ऐड बैक कर दो। अगर आप उसको ऐड बैक करते हो तो वो आ जाएगा 48,500 जैसे विदुषी ने कहा। आयुष कहते हैं सर सब्सिडी के बारे में कुछ नहीं पता तो इग्नोर कर दो। आयुष मिश्रा आपकी बात ठीक है, अगर आप सब्सिडी को इग्नोर कर देते हो तो वैल्यू आ जाएगा 45,000 रुपीज़। आप देख लेना जैसे आपको ठीक लग रहा हो एग्जाम के अंदर वैसे कर लेना। आपको दोनों आंसर गिवन है, 45 भी गिवन है, 48,500 भी गिवन है। सी इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है वो ए दिया है, 45,000 दिया है। दैट मीन सी इंस्टीट्यूट कह रहा है कि सब्सिडी अभी तक लेस नहीं हुआ है, और जब लेस नहीं हुआ तो ऐड करने की बात भी नहीं आती है। देन आओ जी, आओ जी, आओ जी, जल्दी जल्दी आओ जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे एग्जामिनर कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिसेस जे। जल्दी जल्दी से मिसेस जे का आईटीसी का अमाउंट बता दो। मिसेस जे का आईटीसी का अमाउंट हम लोगों ने सबने कैलकुलेट करा है, बड़े अच्छे से कैलकुलेट करा है, अभी ऊपर ही तो कैलकुलेट करा है भाई। आईटीसी में 30 का आईटीसी नहीं मिलेगा, 7 का आईटीसी नहीं मिलेगा, 150 का आईटीसी मिलेगा। तो हमारे पास जो आईटीसी का आंसर होगा वो होगा सी, 150 का आईटीसी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद केस स्टडी नंबर 8 जो कि मैं आपके साथ करूंगा कल। आज का दिन है मेरे ख्याल से बुधवार, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। आज है वेडनेसडे, यस, कल है थर्सडे, कल है करवा चौथ का दिन। मैं आपको मिलूंगा कल करवा चौथ वाले दिन, मैं आपको मिलूंगा कल करवा चौथ वाले दिन। तो मैं आज अपनी क्लास को रोकता हूँ यहाँ पे, एंड वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो, एंड बाकी के फिर फ्राइडे एंड आगे की क्लासेस। आज यहाँ तक। सर मज़ा आ रहा है, आयुष कहते हैं। आयुष गाना गा रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे प्रदीप ने कहा जय हिंद सर, जय हिंद साहब,
डिम्पल ने कहा बाय बाय सर जी, बाय बाय जी। नंदिनी ओके। पीयूष ने कहा थैंक यू सर। नंदिनी ने कहा टेक केयर। प्रदीप ने कहा जय हिंद मित्रों। आयुष कहते हैं आपके लिए कितने लोग रखेंगे वर्थ? कितने लोग रखेंगे बेटा? एक का तो कंफर्म है, बाकियों का भी कंफर्म नहीं है, एक का कंफर्म है। लक्ष्मी ने कहा है ओके जी, बाकियों को आज मनाऊंगा, अभी आपकी क्लास खत्म हुई है ना, अब बाकियों को सबको फोन कर करके मनाऊंगा कि मेरे लिए व्रत रखो। एक को तो मनाने की भी जरूरत नहीं है, उसने तो रखना ही रखना है। उसके बाद नवल किशोर, विदुषी, परम, फालिया, यश, डिम्पल जैन, जेसिका शर्मा, प्रदीप शरावत, डिम्पल जैन। बाय बाय एवरीबडी, enjoy yourself. I will meet you tomorrow. Till that time, take care and bye bye.